बिहार में अगले कुछ हफ्तों में चुनाव होने वाले हैं और आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो अब तक तो राजनीति के दांव पेच अखाड़े से बाहर रह के नेताओं को सिखाते थे। पहली बार खुद अखाड़े में उतर गए हैं। हमारे साथ प्रशांत किशोर हैं, पीके। आप लोग जानते हैं प्रशांत किशोर जी, मजा किसमें ज्यादा था, बाहर से दांव पेच सिखाने में या खुद मैदान में कूद जाने में? नहीं, काम तो हम वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। हाँ। पहले नेताओं और दलों को दांव पेच सिखा रहे थे, अब बिहार की जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। हाँ। पहले दलों को, नेताओं को राजा बनाने की रणनीति बनाते थे, अब बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं को राजा बनाने की रणनीति बना रहे हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब 2017 में आप कांग्रेस के लिए स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे थे, तब आपने कहा मुझे एक चेहरा चाहिए, डिसिसिव चेहरा चाहिए और गांधी परिवार का चेहरा चाहिए, प्रियंका गांधी चाहिए जी। तो यहाँ के लोगों को आप क्यों वंचित कर रहे हैं, क्यों नहीं चेहरा देते कि प्रशांत किशोर चेहरा है हमारा? क्योंकि हर चुनाव का एक अपना टेक्सचर है, हर चुनाव की एक अपनी मर्यादा है, हर चुनाव की एक अपनी रणनीति है, कट एंड पेस्ट नहीं है। उस समय हमारी जो सोच थी कि यूपी में उस तरीके से उसको जीता जा सकता था, और आज की सोच ये है कि बिहार में कोई एक चेहरा, एक व्यक्ति इसको नहीं जीत सकता है। जब तक पूरे बिहार के लोग एक साथ में आकर नहीं खड़े होंगे तब तक इस लड़ाई को जीता नहीं जा सकता है। अच्छा, कांसी राम एक बहुत बड़े नेता, वो कहते थे कि पहला चुनाव कोई पार्टी लड़ती है हारने के लिए, दूसरा लड़ती है हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। आप पहला चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल, जो कांसीराम जी कह रहे हैं, अगर कांसीराम जी ने कहा है तो मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं और ये मानता हूं कि पिछले 3-4 दशकों में सामाजिक राजनीतिक जीवन के नजरिए से सबसे बड़े प्रखर अगर कोई व्यक्ति हुआ है उसमें कांसीराम जी हैं। तो अगर उन्होंने बात कही है तो गलत तो हो नहीं सकती है, लेकिन एक फर्क है, कांसीराम जी ने जिस दौर में इस बात को कहा उस समय टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन नहीं हुआ था। तो जो बात को पहुंचाने में जो समय लगता था, वो क्यों उन्होंने 3 बात कही थी। इसलिए कहा था कि पहला चुनाव जब आप लड़िएगा हारने के लिए तो लोग आपके बारे में जानेंगे, फिर जब दूसरा चुनाव आप हरा दीजिएगा किसी को तो फिर लोग आपको उस नजरिए से चैलेंजर के तौर पे देखने लगेंगे। तो मेन बात तो यह है कि आपकी जो विचारधारा है, आप जो बात बताना चाहते हो, लोगों तक पहुंचेगी कैसे। तो पहुंचने का माध्यम चुनाव था, अब पहुंचने का माध्यम सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है। तो बात उन्होंने जो कही बिल्कुल ठीक है। अगर आज भी सोशल मीडिया न हो, अगर आज फेसबुक न हो, यूट्यूब न हो, इंस्टा न हो, इतना टेलीविजन नेटवर्क न हो, तो आपको 15 साल लगेगा। लेकिन चूंकि ये चीजें आ गई हैं तो इसलिए अब हम लोग को वो 15 साल का काम 3-4 वर्ष में भी किया जा सकता है। तो आप किसका वोट बैंक ले रहे हैं? आप अपना ले रहे हैं कि बीजेपी? क्योंकि बीजेपी तो कही कि वोट कटवा है प्रशांत। बिल्कुल ठीक है, मैं वोट, देखिए पहले महागठबंधन वालों ने कहा मैं वोट कटवा हूँ, फिर अब बीजेपी वाले कह रहे हैं, तो मैं तो पहले कैमरे पे कहता हूँ भाई जनसुराज वोट कटवा पार्टी है, लेकिन ये दोनों का वोट काट रहा है और इतना वोट काट रहा है कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे। सरकार बन जाएगी जनसुराज की? बिल्कुल, जनसुराज जीत कर आएगा। कैमरे पर नोट कर लो और आज की तारीख भी नोट कर लेना। जैसे बंगाल में लोगों ने नोट किया था वैसे लोग नोट कर लें। जब आप नवंबर में आओगे बिहार में इतिहास रचते हुए आप देखोगे। अच्छा, एक चीज बताइए, आप तो मुद्दों की राजनीति करते हैं, आप कह रहे हैं पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पढ़ाई लिखाई मुद्दा है, लेकिन यहाँ की जो सियासत है, आप देखिए प्रधानमंत्री की माँ को गाली पहली बार, अब कल फिर, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, गाली गलौज की राजनीति जो यही बदलने की तो बात हो रही है। बिहार में 3 साल से मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ कि समाज को जाकर बता रहा हूँ कि भाई सिर्फ गाली गलौज करने से, सिर्फ जाति धर्म की बात करने से तुम्हारे बच्चों का भला नहीं होगा। राहुल गांधी आएंगे मोदी को गाली देंगे, मोदी आएंगे राहुल गांधी को गाली देंगे, उससे बिहार के बच्चों का क्या होगा? बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा की बात कहाँ हो रही है? हम लोग के बच्चों के लिए फैक्ट्री रोजगार की बात कहाँ हो रही है? पलायन की बात कहाँ हो रही है? अभी पंजाब में बाढ़ आया, नेशनल मीडिया में खबर है। बिहार में बाढ़ में हर साल 20% से ज्यादा बिहार डूब जाता है, आप लोग खबर भी नहीं चलाते हैं। अभी जवनिया एक गांव है भोजपुर में, पूरा गांव गंगा में समाहित हो गया, कोई खबर नहीं है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। नीतीश कुमार को तो जिम्मेदार ठहराएंगे ना आप तो उनके स्टेटिस्ट रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराएंगे। जब जिम्मेवार लगा कि नीतीश कुमार इन चीजों को नहीं कर रहे हैं तभी तो उनका विरोध कर रहे हैं। जब ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार बिहार के लिए अच्छा कर रहे हैं तो उनके समर्थन में खड़े थे। एक बात बताइए सर, आप तो नीतीश कुमार के इतने करीब रहे हैं, आपको उपाध्यक्ष उन्होंने बना दिया, आपके लिए न जाने क्या क्या उनके ऊपर आरोप भी लगे। एक बात बताइए, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपका क्या नजरिया है? मेरा नजरिया ये है कि नीतीश कुमार जी स्वस्थ नहीं है। अगर स्वस्थ होते तो जो चीजें बिहार में उनके नेतृत्व में रहने के बावजूद हो रही है, संभव ही नहीं था। नीतीश कुमार के रहते हुए लोग अपने परिवारजनों को पार्टी में बड़े जगहों में सरकार में बैठा दें, ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार के रहते हुए इस तरह का भ्रष्टाचार हो, ये संभव नहीं है। हम भी तो नीतीश कुमार को जानते हैं। नीतीश कुमार किसके कहने पर काम कर रहे हैं? किसी के कहने पर काम नहीं कर रहे हैं, वो काम करने की स्थिति में ही नहीं। तो फिर उनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, इसीलिए तो उनको बताया भी। उनसे जब हम लोग मिले, आपने सलाह दी थी कि आप मत बनिए मुख्यमंत्री? अरे जब वो चुनाव का रिजल्ट आया तब भी बताया, उसके बाद जब मेरे से 2 बार मिले तब भी, 3 बार मिले तब भी बताया
कि अब आप अपनी गरिमा अगर इसी में है कि आप इसको छोड़ दीजिए और जनता को मौका दीजिए, जिसको चुनना है वो चुने। और अगर उन्होंने ये बात मानी होती तो इतिहास में चाहे कुछ भी होता, ये लिखा जाता कि नीतीश कुमार का एक अच्छा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। लेकिन आज ये 2-3 साल का जो दौर पीछे का चला है, अब नीतीश कुमार की जब लेगेसी लिखी जाएगी तो ये लिखा जाएगा कि नीतीश के मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे भ्रष्टतम सरकार बिहार में थी। देखिए, मनमोहन सिंह जी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन एक दौर आया जबकि पूरे देश ने मान लिया कि मनमोहन सिंह चाहे जितना ईमानदार हो, यूपीए की सरकार भ्रष्ट है, लोगों ने उनको हटा दिया। वही चीज नीतीश जी के साथ हो रहा है। एक चीज बताइए, आप पहले तो कहते थे तेजस्वी 9वीं फेल, अब अभी आप भी कर रहे 7वीं फेल पे आ गए सम्राट चौधरी के। एक बात बताइए सर, आपने आरोप लगाया और ये वाइडली सर्कुलेट हुआ, आपने जो आरोप लगाया कि भाई आप मर्डर के एक्यूज थे, आपने गलत जन्म तिथि अपनी घोषित की, ये सब बता दिया आपने। अब वो पलटवार संजय जायसवाल ने कहा कि जो कंपनी 19 करोड़ की है वो 14 करोड़ इनको पैसा दे दिया, जो 10 करोड़ की कंपनी से 10 करोड़ इनको पैसा दे दिया। 1 मिनट रुक जाओ भाई। बोले नटवरलाल, बोले आप नटवरलाल भाई। जो हमको लोगों ने सौदागर कहा, बिजनेसमैन कहा, ठग कहा, वो तो सारी बात कह दी। ठीक है, बात आपने कहा सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। क्या ये सत्य नहीं है कि ये मर्डर के इल्जाम में जेल में थे और जेल से सिर्फ इसलिए छोड़े गए क्योंकि इनके पिताजी या इनके घर वालों ने इनके नाबालिग होने का सर्टिफिकेट दिया? अच्छा, जो नाबालिग होने की सर्टिफिकेट दिया उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मैट्रिक का एक एडमिट कार्ड दिया गया है और परिणाम दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये लिखा गया कि ये मैट्रिक की परीक्षा में अपीयर हुए, पास नहीं हुए, 234 नंबर आया। उसके बाद उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको नाबालिग घोषित किया। इनकी ये मंत्री उस समय लालू जी के सरकार में थे, इनको हटाया गया। अब उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया। उस समय इनका नाम था सम्राट कुमार मौर्य, तो उससे इन्होंने अपना नाम बदल के लिख लिया राकेश कुमार। फिर जब इन्होंने राजनीति फिर से शुरू की तो अपना नाम राकेश कुमार से बदल के कर लिया सम्राट कुमार चौधरी। तो पहले तो भाई ये हर 2 साल पे तुम नाम काहे बदलते हो आप? दूसरी बात, सीधा सवाल हमारा है कि क्या आप पर मर्डर के आप अभियुक्त थे, नहीं थे, जेल में 6 महीना थे या नहीं, ये जनता को बता दो। दूसरी बात, अब आपने एफिडेविट में 1998 के एफिडेविट में, आपने इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में आपने लिखा कि आप 7वीं पास हैं। उन्होंने कहा, हम नहीं कह रहे हैं। और अब के एफिडेविट में आप कह रहे हैं कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप डॉक्टरेट आपने कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो मेरा बस सीधा सवाल है बिहार की जनता की ओर से, ये सब कुछ तो आपने किया, पहले ये बता दो कि मैट्रिक किस साल में पास किया? ठीक है, मैं सम्राट क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अपने एफिडेविट में उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मैट्रिक कब पास किया, 12वीं कब पास किया, सीधा उन्होंने डिग्री लगा दिया ग्रेजुएशन का और डॉक्टरेट का। तो मैं उनसे सिर्फ 2 ही सवाल कर रहा हूं कि आप सदानंद सिंह जी के नाम नोट कर लीजिए। सदानंद सिंह ये कांग्रेस वाले नेता नहीं, सदानंद सिंह ये भी कांग्रेस के थे लेकिन ये तारापुर में के थे। उनके और उनके साथियों के हत्या के अभियुक्त थे या नहीं? आप जेल में गए थे कि नहीं? और जेल से सिर्फ और सिर्फ नाबालिग होने की वजह से आपको रिहाई मिली थी कि नहीं? एक सवाल। और दूसरा सवाल कि आपने 10वीं और 12वीं की परीक्षा कब और कहां से पास की है, वो जनता को बता दीजिए। एक और सवाल आपसे, कि राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए और आपने कुछ मामलों में उनका समर्थन भी किया। ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, डिलीशन का, ऐड करने का एक ही पते पर, इसको लेके आप क्या? देखिए, मैं राहुल गांधी के समर्थन में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो राहुल गांधी हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि वो देश में लोकतंत्र में विपक्ष के नेता है और एक तरीके से 60 करोड़ लोग के वॉइस है। वो किस दल के हैं, वो अच्छे हमको लगते हैं नहीं लगते, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब वो विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने तथ्य रखे हैं कुछ, वोटर डिलीशन के, एडिशन के, वोट चोरी के, जो भी शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन की ये जवाबदेही है कि उन मामलों पर, तथ्यों पर पॉइंट वाइज उसका रिबटल करे। और अगर वो जवाब नहीं है तो इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहिए था कि भाई ये मामले इन्होंने उठाए हैं, इसकी हम लोग जांच करके इसको जनता के बीच में रखेंगे। ये कहने से कि एफिडेविट करिए, ओथ कीजिए, इसका कोई महत्व नहीं है। आप विपक्ष के नेता ने चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं। एक तो शैडो, आप तो जानते हैं, आप तो विदेश में रहे हैं, शैडो कैबिनेट बनती है, शैडो पीएम बनते हैं पूरी दुनिया में। नेता विपक्ष के रूप में आपको लग रहा है राहुल गांधी ने बहुत सुधार किया अपने अंदर? क्या आपको लग रहा है कि वो बरक्स मोदी के खड़े हैं कहीं पर भी और वो आगे कोई उम्मीद बन सकते हैं विपक्ष की? बिल्कुल बन सकते हैं भाई। कांग्रेस का जो नेता है, देश में विपक्ष का नेता है, वही तो आगे उम्मीद की तरह लोग देखते हैं। अनलेस कि वो फेल हो जाए और कोई दूसरा आदमी आकर उनको विपक्ष के नेता के तौर पर भी रिप्लेस कर दे। ये संभव है कि कोई पीछे से आकर
नेता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को हटाकर आगे निकल जाए। लेकिन आज की तारीख में और जो व्यवस्था है उसमें तो सही है, जो नेता विपक्ष है उसी को लोग देखते हैं कि ये आगे चुनौती देंगे। अच्छा, एक सर लालू परिवार के आप बहुत लगातार जो है उनके ऊपर भी अटैक करते रहे, हमले करते रहे हैं। लालू परिवार, मैंने तेजस्वी से पूछा आपके बारे में, प्रशांत किशोर जी आपके बारे में कहते हैं, वो कह रहे हैं मैं अब ध्यान ही नहीं देता उनकी बातों पर, बोलने दीजिए उनको। नहीं, ठीक बात है, वो क्यों ध्यान देंगे? मतलब आप ये देखिए कि मैं लालू जी के व्यक्तिगत एकमात्र ऐसा आदमी बिहार में है जो कि राजद के से भी ज्यादा, मैं मन से कहता हूं कि लालू जी के राज में शुरुआती सालों में जब लालू जी जीत कर आए तो बिहार में एक तबके को, गरीब को, पिछड़े को, वंचित को आवाज और सम्मान मिला, और इस बात के लिए लालू जी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस तबके को उन्होंने आवाज दी, सम्मान दिलाया, उस तबके के बच्चों को उन्होंने पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की, उसको रोजी रोजगार कभी नहीं किया। बिहार में लालू यादव ने कभी भूमि सुधार की बात नहीं की। तो उन बच्चों को उन्होंने आवाज दे दी और उसके हाथ में झंडा पकड़ा दिया कि तुम मेरा और मेरे बच्चों का नारा लगाते रहो, अपने और अपने बच्चों की चिंता मत करो। तो हम वो व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि जो लालू जी ने अच्छा किया है उसके लिए उसका सम्मान होना चाहिए, और जो उन्होंने नहीं कर पाए उसके लिए उनका विरोध होना चाहिए। तेजस्वी यादव का तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आपने सुनिए ना, आपने मदद की ना तेजस्वी यादव की? कभी नहीं। आपने पिछले चुनाव में क्यों दोनों के लिए ज्वाइंट कैंपेन आपने किया? बिल्कुल आपने मुलायम, उस समय आपने सॉरी लालू यादव की तस्वीर हटवा दी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनिए, आपने ठीक बात कही। आप 2015 की बात कर रहे हैं। 2015 में तेजस्वी यादव कहीं थे ही नहीं। 2015 में पहली बार तेजस्वी यादव को एमएलए का चुनाव लड़ाया गया। उस पूरे चुनाव अभियान को नीतीश जी और लालू जी और प्रशांत किशोर चला रहे थे। तेजस्वी यादव की उसमें कोई भूमिका नहीं थी। जो आप बात समझिए, तेजस्वी यादव तो सिर्फ लालू यादव के लड़के हैं इसलिए नेता हैं। तेजस्वी यादव ने अभी अपना कुछ नहीं किया है। उसी संदर्भ में मैं कहता हूं कि भाई अब तो खुद ये 9th फेल हो गए, क्रिकेटर बने नहीं, और राजनीतिक नेता के तौर पर या समाज के स्तर पर उन्होंने कोई बिहार में ऐसा काम किया नहीं है। लालू यादव के लड़के हैं इसलिए राजद के नेता हैं। जरा आप तो स्ट्रेटेजिस्ट इतने बड़े हैं, पता नहीं कितने चुनाव लड़ाए जिताए आपने, रिकॉर्ड आपका इतना बढ़िया, जरा यहाँ के बता दीजिए जरा, आपको तो नजर आ रहा होगा बदलाव बिल्कुल निश्चित है। हाँ। जब आप कह रहे हैं कि बदलाव निश्चित है तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार का एनडीए का जाना तय है। इस बात को लिख लीजिए। तो आना किसका तय? मैं आप बता रहा हूं। अब जनता के पास दो विकल्प है। एक विकल्प यह है कि जो पुरानी व्यवस्था थी राजद की, जंगल राज वाली, उसी जो फिर नया चोला ओला पहन कर आए हैं, कलम फेंक रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो जनता को यह तय करना है कि जो लोग जंगल राज के लिए दोषी थे क्या उनको वापस से मौका दिया जाए, या फिर एक नई व्यवस्था जो जन स्वराज बन रही है, जो अभी टेस्टेड नहीं है लेकिन एक नई व्यवस्था है, इस पर दाव लगाया जाए। दोनों ही केस में बदलाव निश्चित है। बिहार में नवंबर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नया मुख्यमंत्री बनेगा। कौन बनेगा अब ये जनता तय कर ऐसा तो नहीं कहीं आप इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे लेकिन बीजेपी का बन सकता है? मैं कह रहा हूं अभी की जो व्यवस्था वो तो गई। हाँ, अच्छा, ये पूरी ये गठबंधन ही गया। ये भाई अगर आप कहीं बिहार में घूम लीजिए, बदलाव की बात तो हर व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, चाहे आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी दल के समर्थक हो, बदलाव तो सब चाहते हैं। अब बदलाव के बाद लाना किसको है, उसमें लड़ाई है कि भैया पुराने वाले जंगल राज को लाना है कि जनसुराज को लाना है। आखिरी सवाल मेरा, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों बिहार पर फोकस बहुत ज्यादा उनका है, उनके लिए कुछ आप कहेंगे? अब तो पुराने क्या फोकस है आप बताइए? 15 बरस में क्या उन्होंने बिहार के लिए एक फैक्ट्री की व्यवस्था कराई? क्या बिहार के पलायन पर मोदी जी ने एक वाक्य कहा? क्या 15 बरस में आपने कोई ऐसी मीटिंग को रिपोर्ट किया कि आज बिहार के में पलायन रोकने के लिए, या बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, या बिहार में बाढ़ की समस्या से निजात के लिए प्रधानमंत्री ने बैठक की? आज तक नहीं किया। काम करना छोड़ दो। आज तक बिहार की समस्या, बिहार की गरीबी, बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, उसके विकास के लिए, उसके समस्याओं के लिए मोदी जी ने, एनडीए सरकार ने, भाजपा वालों ने एक बैठक तक नहीं की है, और आप कह रहे हैं और बिहार की जनता उनको वोट दिए जा रही है। तो इस बार ये वोट उनको नहीं मिल रहा था, ये वोट कुछ हद तक उन पर कुछ भरोसा था और कुछ लालू का डर था। इस बार लोगों को एक नया रास्ता दिख गया है, जनसुराज का रास्ता, वो लोग जनसुराज को वोट देंगे। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए प्रशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रशांत किशोर जी पूरी तरह से मुतमईन है कि बदलाव होगा, एनडीए सरकार नहीं रहेगी। दो विकल्प है, या तो लालू यादव के पार्टी की तरफ लोग जाएं या जनसुराज। उनका ये कहना है कि जनसुराज की तरफ लोग मुड़ रहे हैं। कैमरामैन राकेश नेगी और अश्विनी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना।